गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी चर्चा चल रही थी IUPAC नामकरण पर। तो देखिए, हम देवबंद से संबंधित नामकरण कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार कोई दे दिया जाए CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए इसको नामकरण किस प्रकार किया जाएगा इसका। तो इसमें आपको सबसे पहले तो अपने रूल के अनुसार ये देखना है कि द्विबंध आया हुआ है इसमें, तो द्विबंध को कम से कम अंक प्रदान करना है। तो देखते हैं इस साइड से 1 2 3 4 और 5, इस साइड से इसको 3 अंक प्रदान हो रहा है। और इस साइड से देखते हैं 1 2 3 4 और 5, और इस साइड से इसको 2 अंक प्रदान हो रहा है। तो देखिए अब इसके आधार पर कौन सा नामकरण सही है, जो आपने बाद में अंक प्रदान किए हैं उसके आधार पर सबसे कम अंक प्रदान हो रहा है इसको 2, पीछे वाले अंक के आधार पर 3 प्राप्त हो रहा था। तो इसके आधार पर यदि देखते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो 2 ब्यूटीन पेंटीन, 5 कार्बन द्विबंध ईंधन की ध्वनि आएगी। तो आपके पास इस प्रकार द्विबंधी संबंध सबसे कम अंक द्विबंध को मिलना चाहिए, ठीक है ना, न कि प्रतिस्थापी समूह को। इसी प्रकार यदि इसमें त्रिबंध आ जाए तो क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3। तो सबसे कम अंक प्रदान किया जाता है किसको, प्रतिस्थापित समूह को। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, और इस साइड से 1 2 पर ही आ रहा है ये त्रिबंध। तो इस साइड से अंक प्रदान करते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 पेंटाइन। त्रिबंध है तो किसकी ध्वनि आती है, आयन की, और 5 कार्बन तो पेंट, तो 2 पेंटाइन, ठीक है। इसी प्रकार प्रतिस्थापित समूह संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये है CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो इसके आधार पर देखते हैं। तो देखिए एक बार यहीं से कर लेते हैं, 1 2 2 पर आ रहा है, ये 1 2 3 पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसके अनुसार लिखेंगे 4 मेथिल, क्योंकि CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो 4 मेथिल 2 पेंटाइन। तो इस प्रकार द्विबंध त्रिबंधी संबंध नामकरण किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो देखिए IUPAC पद्धति हो गई। अब देखते हैं रूढ़ पद्धति संबंधित जो नाम फिक्स किए जाते हैं। रूढ़ पद्धति के नाम से पता चल रहा है कि प्राचीन काल से जो नाम फिक्स किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ पद्धति नामकरण कहलाती है। अब इससे संबंधित तो देखिए वो कौन कौन से समूह हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। सूत्र पहले बता देता हूँ किसके बारे में बता रहे हैं, रूढ़ पद्धति के बारे में। तो इसमें एक तो सूत्र क्या होगा वो देखना होगा, ठीक है। सूत्र के बाद में उसका रूढ़ नाम क्या है, फिर वो किस स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक
स्रोत। तो देखिए, जैसे पहला नाम देखते हैं हम CH4। वैसे आप इसको मेथेन कहते हो, लेकिन इसका रूढ़ नाम क्या होता है? मार्स गैस। मार्स गैस, ये रूढ़ नाम है इसका। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? दलदल से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? दलदल से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार अगला है 2 नंबर पर CH3OH। तो आपको नाम ध्यान में आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? मेथेनॉल, IUPAC के अनुसार। लेकिन इसका रूढ़ जो नाम होगा वो होगा कास्ट, क्या होगा? कास्ट प्रिस्ट, स्प्रिट। और इसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो किससे? लकड़ी के बंधक आसवन से। लकड़ी के बंधक आसवन से। आसवन तो लकड़ी के साथ दहन की जो क्रिया होगी उसमें जो बंधन की प्रक्रिया से जो लकड़ी प्राप्त होती है तो वो कास्ट स्प्लिट कहलाती है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। इसी प्रकार अगला तीसरा एसिटिक अम्ल, CH3COOH। क्या बोलते हैं इसको? हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और IUPAC के अनुसार क्या होता है? ये एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका रूढ़ नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिरके से। इसका लैटिन नाम होता है सिरका। इसी प्रकार एक और पढ़ा होगा आपने, HCOOH। HCOOH तो इसको कहा जाता है फार्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल होता है IUPAC के अनुसार। ठीक है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मैंने पहले बताया था इसको। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक से प्राप्त किया जाता है। चींटी से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार एक लैक्टिक अम्ल जो दूध से प्राप्त किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? लास्ट है देखिए, जिसका सूत्र होता है CCOOH ये होता है लैक्टिक अम्ल, जो प्राकृतिक रबर में भी उपयोग में लिया जाएगा। आगे पढ़ोगे आप प्राकृतिक रबर के बारे में, लैक्टिक अम्ल। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? दूध से। किससे प्राप्त किया जाता है? दूध से। तो ये रूढ़ नाम थे। आपको इसमें से किसी, जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल दे दिया जाए, उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है और कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिरके से। इसी प्रकार हो सकता है आपको ये दे दिया जाए सूत्र और पूछा जा सकता है कि इसका रूढ़ नाम क्या होगा और किस प्राकृतिक स्रोत से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये 5 नाम फिक्स है, ये ध्यान रखना। तो ये रूढ़ पद्धति हो गई। हमने 3 पद्धति देखी थी। तो इसमें 3 पद्धति में से 2 पद्धति के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। लास्ट है व्युत्पन्न पद्धति। तो देखिए वो किस प्रकार है। कौन सी है? व्युत्पन्न पद्धति। तो देखिए व्युत्पन्न पद्धति में किसी यौगिक से अन्य यौगिक का निर्माण किया जाता है। तो किस प्रकार इसकी सारणी होती है? सरल यौगिक होता है,
उससे जटिल यौगिक का निर्माण किया जाता है। तो सरल यौगिक का व्युत्पन्न ठीक है। फिर इसी प्रकार उसका नाम, व्युत्पन्न का नाम। तो देखिए आगे, जैसे पहला देखते हैं कि आपको जैसे CH4 के बारे में पता है, क्या होता है ये? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। अब इससे क्या करना, आपको व्युत्पन्न नाम बनाना है। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे कि CH3 CH। तो ये है। तो देखिए इसको मैन मान लेते हैं, इससे कार्बन संयोजित है, तो इसकी सहायता से तो ये क्या हो गया? मेथिल। 1 2 3 मेथिल आ गए। कितने मेथिल आ गए? 3। तो इसका जो व्युत्पन्न जो नाम होगा वो क्या होगा? 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राई मेथिल। और किस यौगिक से बना रहे हैं? मेथेन से। तो ट्रायल मेथिल मेथेन। ठीक है। इसी प्रकार यदि मेथेन से आपको ये कह दिया जाए एक और बनाइए, तो बना सकते हो आप। कैसे? जैसे ये है CH3 नियोपेंटेन भी बोला जा सकता है। लेकिन आपको मेथेन से संबंध बनाने हैं, तो आपको मैंने बताया था 4 के लिए क्या आता है? टेट्रा मेथिल मेथेन। तो पहला सरल यौगिक लिया हमने मेथेन, उससे व्युत्पन्न यौगिक ये बनाया हमने, जिसका नाम क्या लिखा? ट्रायल मेथिल मेथेन। तो ट्राई किस लिए? कि आपके पास मेथिल जो समूह है वो 3 बार है, और 3 के लिए आपको क्या बताया हुआ है संख्या के रूप में? ट्राई। अब देखिए अगला, जैसे ये है CH3OH। इसको बोला जाता है कार्बिनोल। क्या बोला जाता है? कार्बिनोल। अब इसकी सहायता से आपको सरल यौगिक का व्युत्पन्न बनाना है। तो देखिए वो किस प्रकार बनेगा। तो CH3CH2OH। IUPAC के अनुसार तो इसका नामकरण क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। लेकिन व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार इसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बिनोल कह रहे हैं। तो यहाँ से एक H के स्थान पर एक CH3 संयोजित हो गया। तो इस CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो इसका नामकरण यदि करेंगे तो ये तो हो गया मेथिल। और ये जो समूह है ये क्या कहलाएगा? कार्बिनोल। तो मेथिल कार्बिनोल। तो दूसरा सरल यौगिक था आपके पास कार्बिनोल CH3OH। इसमें आपने क्या संयोजित किया कि एक H के स्थान पर एक CH3O संयोजित कर दिया। ठीक है ना। इसी प्रकार और भी बना सकते हो आप। जैसे मान लीजिए ये देखा है CH3CH2CH2OH, और कहा जाए कि कार्बिनोल का व्युत्पन्न नाम लिखिए। कार्बिनोल का व्युत्पन्न नाम लिखिए। तो कार्बिनोल तो ये हो गया, इतना होता है ये कार्बिनोल। जो एल्कोहल होता है उसके सिर्फ साथ क्या होता है? एक ही कार्बन होता है। उसके अलावा ये क्या रह गया? एथिल रह गया। क्या रह गया? एथिल। तो क्या लिख सकते हैं? एथिल कार्बिनोल। एथिल कार्बिनोल। तो इस प्रकार कार्बिनोल समूह से संबंधित आप यौगिक का निर्माण कर सकते हो। इसी प्रकार देखिए लास्ट
एसिटिक अम्ल के बारे में आपने पढ़ा होगा, अभी पीछे भी सूत्र बताया था, CH3COOH। इसका सहयोगिक का नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। अब इसकी सहायता से आपको नए यौगिक का निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है CH3CH3 CH2COOH। तो देखिए, एक तो इसमें आप क्या नाम का लिख सकते हो, ये तो आपके पास हो गया एसिटिक CH2COOH। इसके बाद में 3 आपके पास ये कार्बन रह गए और आइसो संरचना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। क्यों इसको क्या बोल सकते हैं? आइसो। और कितने हैं कार्बन? 3 है, तो आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो ये इसका व्युत्पन्न नाम होगा, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। 1 2 3 इसकी संरचना पूरी कीजिए, H लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार व्युत्पन्न पद्धति से संबंधित नामकरण हो गए। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। देखिए, आपकी बुक में जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो 2-4 ही दे रखी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पूछी जाती है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसमें क्या होता है कि आप जो बंध लगाते हो, जो बॉन्ड होता है, उसमें किसी भी 2 या 3 यौगिक के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अलग अलग दर्शाया जाता है, और अष्टक के रूप में उनको पूर्ण रूप से किस प्रकार दर्शाया जाएगा वो देखिए। अब जैसे आपने सबसे पहले मेथेन पढ़ा होगा, कहा जाए मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किसकी? मेथेन की। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो मेथेन का आपको सूत्र पता है, ये रहा HHH। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास बंद है, सिंगल डैश है आपके पास, तो इसका अर्थ क्या होता है कि साइड में एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसका होगा? कार्बन का होगा, और एक किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ है, एक जो डैश होता है, सिंगल बंद होता है, उसमें 2 तत्व एक परमाणु होते हैं। तो इस साइड में कार्बन से संयोजित है तो कार्बन का होगा, और इस साइड में हाइड्रोजन से है तो हाइड्रोजन से होगा। ठीक है ना? तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु, तो कार्बन से संयोजित है उसके इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे क्रॉस द्वारा। किसके द्वारा दर्शाएंगे? क्रॉस द्वारा। और हाइड्रोजन के जो है उसको पॉइंट द्वारा दर्शाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं, तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनेगी कि कार्बन कितने इसमें? 1 है, तो एक बड़ा गोला बनाइए, इस प्रकार बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके केंद्र पर लिखिए कार्बन, मतलब C, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कार्बन से H कितने संयोजित है वो देखो, 4 है, तो 4 छोटे गोले इस प्रकार संयोजित कीजिए, 1 2 3 और 4। कर दिए या नहीं कर दिए? सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी शाखा विधि बनाई मेथेन की। मेथेन के बाद में ये सबसे पहले देखा इसमें कार्बन कितना है? 1, तो एक गोला बनाया। ठीक है, उसके केंद्र पर क्या लिखा? C लिखा। अब इसके बाद में इस कार्बन से H कितने हैं? 4 है, तो 4 छोटे गोले इस प्रकार व्यवस्थित कर दीजिए। और H है तो बाह्य भाग पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? H लिखेंगे, अर्थात हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस H के लिए देखते हैं, तो इसमें ये जो डैश है, सिंगल डैश है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसके कारण इसमें क्या लिखेंगे? एक क्रॉस तो किसका होगा? कार्बन का होगा, और एक हाइड्रोजन का है तो उसको पॉइंट द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के लिए, तो ये इसमें एक क्रॉस किसके लिए है? कार्बन के लिए, और एक हाइड्रोजन के लिए डॉट हो गया।
तो कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन के साथ क्या आएगा, डॉट और क्रॉस इस प्रकार संयोजित होंगे। तो इस छोटे गोले द्वारा तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वो दर्शाई गई है कि इसमें हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण होता है कितने इलेक्ट्रॉनों में, 2 में होता है। तो देखिए 2 है या नहीं आपके पास इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अब कार्बन का देखते हैं, तो कार्बन का जो अष्टक पूर्ण होता है वो 8 में होता है। किस में होता है, 8 इलेक्ट्रॉनों में। तो देखिए इसके पूर्ण है या नहीं, तो 2 तो ये रहे इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे 4, 2 ये रहे 6, 6 2 8। तो इस प्रकार कार्बन भी इनसे बंध बनाकर अपनी संयोजकता को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, अर्थात अष्टक का निर्माण क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो ये मेथेन की थी। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एथीन, सॉरी उससे पहले एथेन देख लेते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। दूसरा भाग देख रहे हैं इसी का, एथेन। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन की बनाते हैं, तो इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। एन की ध्वनि आ रही है, सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब आपको पता है इसकी संयोजकता पूर्ण करते हैं, तो एच 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 हो गई या नहीं हो गई। इसी प्रकार इसके साथ एच एच एच, ये पूर्व में मैंने आपको बताया किस प्रकार संयोजकता पूर्ण की जाती है। अब एथेन का बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखिए कार्बन कितने हैं, 2 है, और दोनों के बीच में ये क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो बंद बना हुआ है, तो इसको इस प्रकार दर्शाएंगे, 2 गोले इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, एक और दूसरा इसको इस प्रकार काटे या प्रतिच्छेदित करे। ठीक है। अब ये 2 जो बड़े गोले बनाए आपने, इनके केंद्र पर क्या लिख दो, कार्बन लिख दो। सबसे पहले देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता है ये भी कार्बन से संयोजित है, ये कार्बन से संयोजित है, तो दोनों के लिए क्या आएगा, क्रॉस आएगा। इसका अर्थ है यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं, तो दोनों दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन की चर्चा करते हैं। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। तो इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, 1 2 और 3। क्या लिख देंगे इनके भैया भाग पर, H H और H। इसी प्रकार इस कार्बन के साथ 3 H है, तो 1 2 3, इस प्रकार 3 छोटे गोले इस कार्बन पर भी या इस गोले पर भी संयोजित कर देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, H H और H। पुनः देख लीजिए, ये जो H है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो एक तो कार्बन से संयोजित है और एक हाइड्रोजन से। कार्बन से संयोजित है तो क्या लिखते हैं, क्रॉस, और हाइड्रोजन से तो डॉट। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ क्या लगता है, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट और क्रॉस डॉट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का तो पूर्ण है, क्यों, तो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक के साथ। कार्बन का देखते हैं, मेन कारण यहाँ पर कार्बन का देखा जाता है। तो देखिए इस बड़े गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, वो देखते हैं। तो 2 तो ये रहे, ये जो क्रॉस है दोनों में गिने जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो ये रहे, 2 और 2 4, 2 6 2 8। इसका अर्थ है इसका अष्टक पूर्ण हो गया इस कार्बन का। इसके साथ देखते हैं, तो 2 तो इसमें भी गिने जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका अर्थ है ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके पास सामने प्रस्तुत है। तो इस प्रकार नॉर्मल बना सकते हो। इसी प्रकार अगला है एथीन। तो देखिए एथीन का बनाते हैं। एथीन, एथीन का बनाते हैं। तो पहले इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। इन की ध्वनि आ रही है, तो 2 कार्बन के साथ क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। 2 कमी है तो CH2 CH2, या इस प्रकार भी दर्शा सकते हो, शाखा विधि में दर्शाना चाहो तो H और H H और H। ठीक है, ये एथीन का संरचना सूत्र लिख दिया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो कार्बन कितने हैं वो देखो, पहले तो 2 है, तो 2 कार्बन है, तो 2 गोले इस प्रकार संयोजित कीजिए, 1
और 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों गोलों के केंद्र को क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं, कार्बन को व्यक्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है, तो मैंने बताया था एक सिंगल बॉन्ड के लिए 2 क्रॉस आते हैं, तो 2 आपके पास डबल बॉन्ड है तो कितने क्रॉस आएंगे, 4 आएंगे। इसका संयोजित कर दो क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 1 और 2, तो हाइड्रोजन लिख देते हैं भाई भाग पर। हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या होता है, डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस। इसके साथ भी कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसके साथ देखते हैं डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस, देखते हैं अष्टक पूर्ण हो गया क्या कार्बन का। तो इस गोले में देखते हैं, तो 4 तो ये रहे, 2 6 और 2 8, इसका तो अष्टक पूर्ण है, ये बेनिश होता है। तो इस कार्बन के लिए देखते हैं 4 ये रहे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये इथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अब देखते हैं आगे और। हाइड्रोजन गैस की देखते हैं, हाइड्रोजन भी बोला जाता है, अकेला ध्यान रखना, H2। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की एक की आवश्यकता होती है और साझा करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो आप, सिर्फ हाइड्रोजन है तो इस प्रकार गोले बना लीजिए, 2 बना लिए। इनके केंद्र पर क्या लिखेंगे, H और H, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए दोनों जो तत्व है वो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो आपको अलग अलग डॉट या क्रॉस दर्शाने की आवश्यकता नहीं, एक जैसे हैं तो जैसे डॉट डॉट दर्शा दिया, ठीक है ना, या क्रॉस क्रॉस दर्शा दो, आपकी इच्छा है। तो ये हाइड्रोजन गैस का आपके पास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन अर्थात O2। अब देखिए O के मध्य द्विबंध लगेगा या त्रिबंध लगेगा, उसकी चर्चा करते हैं। द्विबंध लगेगा या त्रिबंध लगेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, और सारणी में 8 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। आप देखिए सबसे पहले इसके कक्षक किस प्रकार बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2, फिर इसके बाद में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कितने रह गए, इसके पास 2 तो बढ़ चुके हैं, 8 हैं तो 6 बच गए। और भाई ये कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने कमी है, 2 की। जितने भाई ये कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना ही का वो क्या करेगा, साझा करेगा, अर्थात तो उसके आधार पर द्विबंध त्रिबंध लगता है। जैसे कार्बन में 4 की कमी थी तो 4 डैश लगे थे, इसी प्रकार इसमें कितनी कमी है, 2 की। तो इसका अर्थ है ऑक्सीजन के मध्य 2 की कमी है तो डबल बॉन्ड आएगा। यदि 3 की कमी होती तो ट्रिपल बॉन्ड आता, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से संबंध हमने ये देख लिया। और महत्वपूर्ण ये भी है, ध्यान रखना भाई ये कोष में इसके पास है कितने, टोटल है 6 है। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, तो और O है तो 2 बड़े गोले बना लीजिए, 1 और 2, इनके केंद्र पर क्या लिख दो, O लिख दो। अब ये आपस में साझा कर रहे हैं कि 2 ये इसको दे रहा, 2 इससे ले रहे हैं। तो डबल डैश के लिए आपको मैंने बताया था, या डबल बॉन्ड के लिए कि आपके पास एक सिंगल बॉन्ड के लिए 2 क्रॉस होते हैं, तो डबल के लिए कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। चाहे डॉट दिखा दो चाहे क्रॉस दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में 4 तो इनके पास हो गए, 2 इसने इसको दे दिए, 2 इसने इसको दे दिए। अब इसके भैया भाग में थे कितने, 6 थे, 2 दे चुका है तो कितने रह गए शेष इनके पास, 4 रह गए। तो 2 तो इस साइड में आ गए इसके, ये रहे। इसी प्रकार इसके पास 6 होते हैं, 2 इसको दे दिए तो कितने रह गए, 4 हो गए, रह गए शेष। अब देखो इसके आधार पर देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अष्टक पूर्ण हुआ क्या। तो इसमें देखते हैं इस O में तो 4 और 4 8, इसी प्रकार इसमें देखते हैं 4 और 4 8। तो ये O2 का आपके पास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त हो गई।
इसी प्रकार देखते हैं CO2। CO2 तो इसके अनुसार लिखते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन की संयोजकता 4 होती है लेकिन ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। तो इस प्रकार इसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अब इसके आधार पर देखते हैं आपके पास कार्बन 1 है तो इस प्रकार एक गोला कार्बन के लिए बना दिया C। फिर आगे क्या है ऑक्सीजन इस साइड में तो ऑक्सीजन के लिए बना दिया। इसी प्रकार इस साइड में भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि एक तो कार्बन है, कार्बन को तो क्रॉस द्वारा दर्शा देते हैं और ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले तो ये और ये C, तो O के लिए तो इसमें डबल बॉन्ड है तो 2 तो किसके होंगे O के होंगे और 2 किसके होंगे कार्बन के होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें, क्यों डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो 2 तो कार्बन के हो गए 2 इसके हो गए। इसी प्रकार इसमें देखते हैं C डबल बॉन्ड इसके लिए तो 2 तो कार्बन के यहाँ पर होंगे और 2 ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, अब O के पास भाई ये कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 थी, 2 तो इसको दे दिए, शेष कितने रह गए 4 रह गए तो डॉट। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के लिए भी 2 तो इसको दे दिए, इलेक्ट्रॉन होते कितने भाई कोष में 6। अब देखो इनका अष्टक पूर्ण होगा क्या 4 और 4 8। इसमें देखते हैं मध्य वाले गोले में तो 4 ये रहे 4 ये रहे 8। इसमें देखते हैं तो 4 ये रहे 4 ये रहे 8। तो इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने CO2 की प्राप्त कर ली। तो इसमें डबल बॉन्ड ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डॉट लगेगा डबल क्रॉस लगेगा डबल डॉट लगेगा कितने शेष रह गई। ठीक है ना। अब देखिए इससे संबंध आगे जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ओके।